नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि देखिए, हमारा जो है, आपको पता होगा, हमारा जो है पेपर 2 चल रहा है। पेपर 2 के अंतर्गत यूनिट 4 चल रही है पार्ट ए की, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा जो विषय था वो था भारतीय राजनीतिक विचारक, जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और हमारा जो है लास्ट टॉपिक है ये जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसके पहले हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल अर्थात भारत के लौह पुरुष, जिन्हें बिस्मार्क की उपाधि भी दी गई है, भारत के बिस्मार्क की, तो उनके बारे में हमने पढ़ा। तो हमारे टोटल ये मतलब 8 थिंकर्स थे। तो 8 में से हमारे जो है आज 8 कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारी 4th यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा जो है 5th यूनिट स्टार्ट होगी। 5th यूनिट में आपको लोक प्रशासन देखने को मिलेगा, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। वो हम कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जयप्रकाश नारायण काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और अगर इनकी बात करें हम, तो ये काफ़ी मतलब एक प्रकार से मातृभूमि के भरत पुत्र के नाम से जाने जाते। तो इनके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। पॉलिटिकल थिंकर या राजनीतिक विचारक है ये भारत के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ सिंपल हम जो है इनका परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनके जन्म की बात करते हैं। जन्म यहाँ देखिए, 11 अक्टूबर को इनका जन्म देखने को मिलता है 1902 में, ठीक है। और अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु इनकी देखने को मिलती है 8 अक्टूबर। देखिए, अक्टूबर माह में ही इनकी मृत्यु है जो देखने को मिलती है। देखिए, 11 अक्टूबर 1902 से लेकर 8 अक्टूबर 1979 तक इनका एक प्रकार से जीवन काल देखने को मिलता है। ये राजनीतिक और सिद्धांतवादी नेता थे। और मातृभूमि के ये भरत पुत्र, यानी कि भरत पुत्र के नाम से जाने जाते थे। जयप्रकाश नारायण ने हमारे जो देश है यानी भारत की सराहनीय सेवा की। इसके अलावा लोकनायक जयप्रकाश नारायण त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति थे एक प्रकार से। और कहा गया है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी कि जो व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति महान होता है उसके जो एक प्रकार से जो उसके भाव है या फिर जो भी उसका भविष्य है वो हमको पालने में ही दिख जाता है, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण जो है उनके विचार पक्के और बुद्धि के सुलझे हुए व्यक्ति वो माने जाते थे। जयप्रकाश जी देश के सच्चे सपूत थे। और जयप्रकाश नारायण ने देश को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का सच्चा प्रयास किया, जिसमें वह पूरी तरह से सफल भी रहे। देखिए, आज थोड़ी आवाज़ मेरी डाउन आ सकती है, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड मतलब स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। तो मैं जो है काफ़ी मतलब देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप जो है एडजस्ट कीजिए आज थोड़ा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक प्रकार से भारतीय जो जनमानस है उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, मतलब काफ़ी अपनी प्रसिद्धि यहाँ पे छोड़ी है। इनके अलावा अगर देखें तो ये समाजवाद का नारा आज भी इनका गूंज रहा है। अब समाजवाद का संबंध न केवल उनके राजनीतिक जीवन से था, अपितु एक प्रकार से देखें तो यह उनके संपूर्ण जीवन में समाया हुआ था। इनका जन्म हमने देखें तो जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? जन्म बिहार में इनका हुआ था। जन्म सिताराबाद बिहार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अगर देखें तो पिताजी का नाम जो था, पिताजी का नाम देवकी बाबू था, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। और इनकी माता जी का नाम था फूल रानी देवी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आप याद रखिए यहाँ पे। इन्हें 4 वर्ष तक एक प्रकार से दांत नहीं आए थे। दांत नहीं आए मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है, जिससे इनके पिताजी या माताजी इनको क्या बोलते थे? बाउल बोलते थे। बाउल कह के इनको एक प्रकार से चढ़ाते थे या फिर बोलते थे। इन्होंने जब बोलना आरंभ किया तो जो वाणी एक प्रकार से वाणी में जो एक प्रकार से ओज झलकने लगा, यानी कि एक तेजस्व झलकने लगा। 1902 की अगर बात करें तो 1902 में इनका जो है विवाह हो गया और इनकी पत्नी का नाम था प्रभा, ठीक है। प्रभावती जो थी स्वभाव से अत्यंत मृदुल थी। गांधी जी का एक प्रकार से उनके प्रति अपार स्नेह था, क्योंकि उनकी जो एक प्रकार से पहले से ही वो उनकी पहचान थी उनसे। और प्रभा से शादी होने के समय और शादी के बाद भी गांधी जी से उनके पिता का संबंध था, क्योंकि प्रभावती के पिता जो है ब्रजकिशोर बापू चंपारण में जहां गांधी जी ठहरे हुए थे, प्रभा को साथ लेकर गए थे। और प्रभा जो है विभिन्न राष्ट्रीय उत्सवों और कार्यक्रमों में भाग लेती थी, जो इनकी पत्नी हुआ करती थी। बात करते हैं इनकी एजुकेशन यानी इनकी शिक्षा की, जयप्रकाश नारायण की शिक्षा की। तो जयप्रकाश नारायण एक निष्ठावान राष्ट्रवादी नेता थे और सिर्फ खादी पहनते थे। जैसे गांधी जी की बात करें तो गांधी जी भी इस प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखें तो जयप्रकाश नारायण ने जो है रोलेट एक्ट, जो जलियांवाला बाग जो नरसंहार था उसके विरोध में ब्रिटिश शैली के एक प्रकार से
जो ब्रिटिश शैली थी उसके स्कूलों को छोड़कर बिहार विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूरी कर ली। इन्होंने मतलब बिहार से ही अपनी शिक्षा को पूरा किया, जिसे युवा प्रतिभाशाली युवा को एक प्रकार से प्रेरित करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह एक प्रकार से नारायण सिंह सिन्हा, जो गांधी जी के एक निकट सहयोगी रहे थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था बिहार में जो विद्यापीठ थी, और इसी से इन्होंने एक प्रकार से शिक्षा ग्रहण की थी। जयप्रकाश नारायण ने एमए किया है। एमए किया है काय से? समाजशास्त्र से। ठीक है, एमए समाजशास्त्र किया। और जयप्रकाश नारायण ने अमेरिकी जो विश्वविद्यालय उससे 8 वर्ष तक अध्ययन किया और वहाँ पर मार्क्सवादी दर्शन से गहरे रूप में प्रभावित हुए। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें और जानने को मिलती, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग इनका देखें तो जैसे जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निश्चय किया, क्योंकि इन्हें जो है मौलाना की एक गरज सुनाई पड़ी, जिसे उन्होंने पटना में भी ध्वनित हुआ था। मतलब जो ध्वनि है एक प्रकार से वो ध्वनित किया गया था। इसके अलावा जो नौजवान अंग्रेजी शिक्षा का एक प्रकार से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो भाषण है, तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए, नौजवान अंग्रेजी शिक्षा का त्याग करो और मैदान में आकर ब्रिटिश हुकूमत की ढहती दीवारों को धराशायी करो और ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करो जो सारे आलम में खुशबू पैदा करे। ये इनके द्वारा कहा गया था। ये मतलब जो नारे हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं, इनके विचार या इनके स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए। सॉरी, यहाँ देखिए, जयप्रकाश ने जो है इस वक्तव्य को सुना तो उनके अंतर्मन में मतलब एक प्रकार से आत्मज्ञान टाइप का हो जाता है और उसमें काफ़ी हलचल हो जाती है। जयप्रकाश नारायण पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े और भविष्य में जयप्रकाश जो है वो एक प्रकार से देखें तो उनकी पत्नी प्रभा के साथ जो है आ गए और नेहरू जी के यहाँ भी ठहरे। यहाँ उन्होंने देश को आज़ाद कराने की एक प्रकार से विविध योजना बनाई और उसको आरंभ भी कर दिया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समाजवादी जो कार्यकर्ता है उसकी एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग चल रही थी। तो यहाँ हम देखें, जो नरेंद्र देव है उनके द्वारा कहा गया था, आज़ादी तो हमें तभी प्राप्त होगी जबकि हम समाजवादी लड़ाई का मार्ग पकड़ें। तो ये भी भाषण जो है काफ़ी उनके अंतर्मन तक जाता है। इसके अलावा वहाँ पर जो है यह विचार भी बताया गया था कि यह संघर्ष तभी सफल होगा जबकि हम समाजवाद की राह का अनुसरण करें। कोई भी आंदोलन बिना मध्यम वर्गीय लोगों के सहयोग के सफल नहीं होता, ऐसा वहाँ पर देखने को मिला था। भविष्य में जो कांग्रेस थी, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इनका गठन हुआ तो जयप्रकाश को उसमें शामिल किया गया और उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया था। ठीक है, जयप्रकाश जी जो थे वो नई पार्टी की खूब सेवा की, उन्होंने उनका प्रचार प्रसार किया और जो ये काफ़ी विलक्षण प्रतिभा के थे, उनकी बातों का एक प्रकार से भारतीय जनमानस पर अच्छा प्रभाव था। जयप्रकाश नारायण आजीवन मन से देश की सेवा करते रहे और उनके नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन हुए। जैसे एक प्रकार से उनके जो आदर्श हुआ करते थे, उनके आदर्श की अगर बात करूं मैं तो उनके आदर्श हुआ करते थे, सत्य को फॉलो करते थे, वो निष्ठावान थे अपने कार्य के प्रति और ईमानदार थे। तो ये 3 उनके आदर्श हुआ करते थे, सत्य, निष्ठा और ईमानदारी। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता। अब उनका कुछ योगदान देख लेते हैं हम। तो जयप्रकाश नारायण जो थे उनके योगदानों के बारे में जितना कहा जाए वह है बहुत कम हमको माना जाता है। यह अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति थे। इनकी विलक्षणता की तारीफ एक प्रकार से स्वयं गांधी जी और नेहरू जी जैसे लोग भी किया करते थे। भारत की आज़ादी की अगर बात करें, भारत को आज़ाद कराने में इनका विशेष योगदान रहा। यानी भारत माता को आज़ाद कराने हेतु तो इन्होंने तरह तरह की परेशानियों को झेला, किंतु इन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि वे एक प्रकार से दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। संघर्ष के इसी दौर में उनकी जो पत्नी है वो भी गिरफ्तार कर ली गई और उन्हें 2 वर्ष की सजा हुई, क्योंकि वह भी एक प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी। जनप्रिय नेता वो बन चुकी थी और जयप्रकाश जी जो थे अपनी निष्ठा और चतुराई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते थे। वे सच्चे देशभक्त एवं ईमानदार नेता थे। वे ब्रिटिश प्रशासन का एक प्रकार से कंप्लीट रूप से जड़ से उसको समाप्त करने पर तुले हुए थे। इसके अलावा अगर देखें तो उन्होंने विश्व स्तर पर अपनी आवाज़ जो है काफ़ी बुलंद करते हुए कहा कि एक प्रकार से विश्व संकट को मद्देनजर रखते हुए भारत को आज़ादी प्राप्त होना अति आवश्यक है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। और जब तक हम आज़ाद न होंगे हमारा स्वतंत्र अस्तित्व कायम नहीं होगा, हम विकास के पथ पर अग्रसर ना हो सकेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। तो महात्मा गांधी का एक भाषण भी हमको देखने को मिलता है उस समय। यानी महात्मा गांधी ने अपने सारवान भाषण में कहा था, करो या मरो, अर्थात डू और डाई। तो ये जो वाक्य था, करो और मरो,
जयप्रकाश नारायण के मन में एक प्रकार से सदैव गूंजता रहता था। परिणाम स्वरूप क्या होता, उन्होंने देश को आज़ाद कराने हेतु करो या मरो का निर्णय लिया। गांधी जी के इस महामंत्र का उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार किया। गांधी जी से प्रेरणा लेकर जो जयप्रकाश नारायण थे वो आगे बढ़ते गए और जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का बिगुल उन्होंने एक प्रकार से बजाया। जब जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी हुई, मतलब एक बार जेल की यात्रा उनको हुई, तो ठीक दूसरे दिन महात्मा गांधी जी भी जो है गिरफ्तार हो गए। इसके अलावा सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग हैं, ये नेता है, नेताओं की रिहाई की मांग करने लगे और अंग्रेज एक प्रकार से स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। देश के कोने कोने के जो कार्यकर्ता थे बंदी बनाए गए। क्रांति की स्थिति संपूर्ण देश के सम्मुख आई। हजारों की संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां दी गई। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण काम किया गया जिसका नाम था जनता पार्टी का निर्माण। ठीक है, तो देखिए 1974 की बात करें तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक कटु आलोचक के रूप में जो है प्रभावी ढंग से वो उभरे हुए। जयप्रकाश नारायण की जो नज़र थी उसमें अगर देखें तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट व आलोकतांत्रिक होती जा रही थी। और 1975 की बात करें तो यहाँ निचली अदालत यानी कि हम बोले लोकसभा, निचली अदालत यानी लोकसभा में गांधी पर जो है चुनावों में भ्रष्टाचार का एक प्रकार से जो इंदिरा गांधी उन पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने उनके इस्तीफे की मांग की। तो इसके बदले में हमको देखने को मिलता है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलती है। तो फाइनली 1977 में इनकी गवर्नमेंट है जो गिर जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में। जयप्रकाश नारायण तथा अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5 महीने बाद जो है एक प्रकार से 5 महीने तक इनको गिरफ्तार कर रखा जाता है। साथ में हम देखें तो यहाँ पे देखिए जेपी आंदोलन की बात करें, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन था उसका शॉर्ट फॉर्म हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी आंदोलन जो है काफ़ी व्यापक हो गया। इसमें जनसंघ, समाजवादी, कांग्रेस तथा जो भारतीय लोकदल थी जैसी कई पार्टियां यहाँ पे कांग्रेस सरकार को गिराने एवं नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली के लिए भी एकत्रित हो गई। इसके अलावा अगर देखें तो इस प्रकार जो जयप्रकाश नारायण है उन्होंने गैर साम्यवादी विपक्षी पार्टी को एकजुट करके एक जनता पार्टी का निर्माण किया यहाँ पे, मतलब 1975 के बाद जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद। ठीक है, जिसमें अगर देखें तो यहाँ पे हमको 1977 में आम चुनाव में भारी सफलता प्राप्त करके आज़ादी के बाद की पहली गैर कांग्रेसी सरकार यहाँ बनाई जाती है। ठीक है, जनता पार्टी यानी कि हम देख सकते हैं आज की डेट में बीजेपी के नाम से इसको जाना जाता है। जयप्रकाश ने स्वयं राजनीतिक पद से दूर रहकर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री मनोनीत किया। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा ये कर्मयोगी व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण जो थे, यानी कि लोकनायक इनको बोला जाता है। बाबू जयप्रकाश नारायण इन्होंने एक प्रकार से स्वार्थ इनके मन में बिल्कुल भी नहीं था। वे देश के सच्चे सपूत माने जाते थे और उन्होंने निष्ठा की भावना से देश की सेवा की। देश को आज़ाद कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे काफ़ी कर्मयोगी व्यक्ति थे और अंत में अगर देखें तो प्रेरणा के पुरुष भी उनको बोला जाता है। उन्होंने अनेक यूरोपीय यात्रा करके जो है सर्वोदय के सिद्धांत को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। एक प्रकार से उनके द्वारा संस्कृत में जो है एक प्रकार से देखिए संस्कृत का जो श्लोक है, जैसे हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। तो इसका मतलब क्या है, तो सर्वे भवन्तु सुखिन का मतलब होता है सभी लोग सुखी होवे। ठीक है, सर्वे सन्तु निरामया का मतलब क्या होता है, सभी लोग रोग मुक्त होवे, यानी कि किसी को बीमारी ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का मतलब होता है सभी जो है मंगलमय के साक्षी बने। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, तो इसका मतलब होता है किसी को भी दुख का भागी बनना ना पड़े। तो ये सारी चीज़ यहाँ हमको देखने को मिलती है इसका अर्थ। ठीक है, तो इन्होंने इस संस्कृत के जो है श्लोक से संपूर्ण विश्व को एक प्रकार से प्रेरणा लेने की बात कही। ठीक है, इस श्लोक से। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ें हमने देख ली। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जानने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत, राजनीतिक विचार, मतलब जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार हम देखेंगे। तो लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण थे एक राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा एक प्रकार से देखें तो वो सामाजिक दार्शनिक उनमें ज़्यादा भाव थे। ठीक है, उन्होंने जीवन भर साधारण जनता के कल्याण के लिए अपना संघर्ष किया। इस प्रकार अगर देखें तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ एक प्रकार से माना उन्होंने, और समय समय पर राजनीतिक जो सुधार थे
उसके बारे में मूल्यवान सुझाव दिए ताकि राजनीति में नैतिक साधनों का उचित प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा हम देखें तो उन्होंने व्यवहारिक समस्याओं के अनुरूप ही राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करके भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अपना अमूल्य योगदान दिया। जैसे कि अगर बात करें तो उनका विभिन्न प्रकार से योगदान देखने को मिलता है। समाजवाद की अवधारणा के संबंध में उनके द्वारा विचार दिए गए, सर्वोदय के संबंध में दिए गए राष्ट्रवादी संबंधी विचार हम देखेंगे। इसके बाद हम देखें आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा, दल विहीन यानी कि जो दल रहते राजनीतिक दल उनके अलावा यानी कि उनके बगैर यहाँ पर लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित उनके द्वारा बात कही गई। समग्र क्रांति की अवधारणा देखने को मिलेगी हमको। इसके अलावा हम देखें तो राज्य संबंधी विचार, केंद्रीय तथा विकेंद्रीकरण, पंचायती राज संबंधी विचार हम देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वतंत्रता संबंधी विचार और अन्य राजनीतिक विचार। तो इतने प्रकार से हम उनके राजनीतिक विचारों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समाजवाद की अवधारणा। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो अपना एक प्रकार से अमेरिका उनका प्रवास हुआ था, अमेरिका वो गए थे, उसके दौरान अगर देखें तो जयप्रकाश नारायण ने लेनिन एक व्यक्ति था, विद्वान था, तथा मार्क्स इसके साम्यवादी साहित्य का एक प्रकार से अध्ययन किया और भारत आने पर उनकी सोच मार्क्सवादी बन गई। उन्होंने एक पुस्तक लिखा, पुस्तक का नाम था 1936 में लिखी गई थी है वाय सोशलिज्म, ठीक है, पुस्तक इंग्लिश का नाम है ये, ठीक है, वाय सोशलिज्म। ये पुस्तक की इन्होंने रचना की और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समाजवाद की भारतीय संदर्भ में एक प्रकार से व्याख्या की तथा भारत में उसकी उपयोगिता पर बल दिया और उन्होंने समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए एक प्रकार से जीवन भर अपना संघर्ष रखा। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ अगर देखें तो उनका मानना था कि आर्थिक असमानता और जो उत्पादन के साधन हैं उस पर जो निजी स्वामित्व होता है वही समस्याओं की जड़ उनके द्वारा माना गया है। मतलब जो आर्थिक असमानता होती है, साथ में जो उत्पादन के साधन है उस पर अगर निजी लोगों का यहाँ पर स्वामित्व होगा तो वो खास करके यहाँ पर सभी समस्याओं की जड़ उनके द्वारा माना गया था। यदि जो साधन है ये साधन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करा दिए जाएं तो वर्तमान जो आर्थिक विषमता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था, यानी कि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना पर जो अपनी पुस्तक है जिसका नाम था वाय सोशलिज्म, इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया और उद्योग एवं जो कृषि है उसके क्षेत्र में भी उन उपायों का सुझाव दिया जिनसे उत्पादन के साधनों का पुनः वितरण कर आर्थिक जो समानता है उसको स्थापित किया जा सके। इसके अलावा उनका विचार था कि उद्योगों का जो राष्ट्रीयकरण है, मतलब सिर्फ राष्ट्रीयकरण यहाँ पे होगा, यानी मात्र राष्ट्रीयकरण से ही समाजवाद की स्थापना करना संभव नहीं है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। इससे जो नौकरशाही है उसके हाथ मजबूत होते हैं तथा केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। इसी तरह अगर बात करें तो बड़े स्तर के जो उद्योग है उनकी आर्थिक विषमता को बढ़ावा देते हैं, कम नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। विकेंद्रीकरण अर्थात पंचायती राज व्यवस्था हम देख सकते हैं नीचे की ओर, यानी कि निचले लेवल को भी अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए अपने पास में पावर होना चाहिए, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए ऊपर वाला जो है यानी केंद्र के पास जो है केंद्र के द्वारा अपनी शक्तियों को नीचे तक पहुंचा देना चाहिए ताकि वो अपने आप से डिसीजन ले सके, ठीक है। छोटे छोटे जो उद्योग है आर्थिक विषमता दूर करने में सहायक बताया। उन्होंने जो है कृषि के क्षेत्र में भी एक प्रकार से समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि भूमि का स्वामित्व जो व्यक्ति उसको करता है, जोतता है, ठीक है, मतलब जो उसको मेंटेन करके रखता है उसके हाथों में ही हो और जमींदारी जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया जाए, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो जो सहकारी ऋण होते हैं, बाजार व्यवस्था होती है आदि के माध्यम से जो किसान होते हैं उनको एक प्रकार से साहूकार और जो व्यापारी होते हैं उसके शोषण से मुक्त कराया जाए। इसके अलावा देखें तो इस तरह जो उन्होंने जो है कृषि तथा उद्योग दोनों में ही उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, मतलब उत्पादन के जो साधन है उस पर एक प्रकार से निजी स्वामित्व को हटाया जाए और साथ में विकेंद्रीकरण जो है उस पर जोर दिया जाए। उन्होंने कृषि उद्योगों के समाजीकरण के लिए एक प्रकार से नैतिक व लोकतांत्रिक साधनों का सुझाव दिया। किस किस के लिए? कृषि और उद्योगों के समाजीकरण के लिए। उनका मानना था कि समाजवाद जैसे उच्च आदर्श की स्थापना उचित जो साधन है उसके द्वारा ही होनी चाहिए, लेकिन सच्चे समाजवाद की स्थापना भारत को तब तक नहीं हो सकती जब तक भारत विदेशी जो दास्ता है, विदेशी औपनिवेशिक है उसका शिकार रहेगा, मतलब उससे हमको मुक्ति पाना होगा। विदेशी जो दास्ता है यानी दास प्रथा, दास जो बने हुए थे हम विदेश के, उसको समाप्त करने के लिए श्रमिकों, किसानों और गरीब मध्यम वर्गों में राजनीतिक जो चेतना है, जागरूकता है, वो उसका विकास किया जाना अति आवश्यक है। जैसे कि उनकी पुस्तक है हमने देखे वाय सोशलिज्म में,
तो यहाँ जो उसमें लिखा है कि कोई भी दल समाजवाद की स्थापना तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह राज्य की शक्ति अपने हाथ में ना ले ले। यानी कि राज्य को ज़्यादा तानाशाही नहीं होना चाहिए, राज्य के पास उतनी ही शक्ति होना चाहिए जितना कि उसके पास रहनी चाहिए, यानी जनता का ज़्यादा शोषण ना कर सके। जैसे जनता को आज की डेट में फंडामेंटल राइट मिले हुए, तो फंडामेंटल राइट का खुलकर कोई उपयोग कहाँ करता है, सबको ज्ञान ही नहीं होता, मतलब किसी किसी को तो पता ही नहीं रहता कि फंडामेंटल राइट भी कोई चीज़ होती है। तो फंडामेंटल राइट के बारे में सभी को यहाँ पर जानकारी होना चाहिए, तब राज्य जो है अपने ऊपर मतलब एक प्रकार से कंट्रोल बना पाएगा। जैसे उसके लिए यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, परंतु नीति निर्देशक तत्व कानून में बाध्यकारी नहीं होते, ये भी आपको पता होगा। तो इसलिए राज्य अपनी मनमानी चलाता है, और खास करके अगर बात करें पुलिस व्यवस्था के रूप में और जो अन्य जो सेना है उनके माध्यम से वो अपने एक प्रकार से तानाशाही चलाने की कोशिश करता है राज्य। ठीक है, राज्य मतलब गवर्नमेंट की बात कर लीजिए। इसके अलावा हम देखें तो यदि संभव हो तो इस एक प्रकार से जो उद्देश्य था जन समर्थन द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए, ऐसा उनके द्वारा बोला गया था। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जब किसान, दलित, गरीब, जो कमजोर वर्ग है उसमें एक प्रकार से जागरूकता का उदय होगा तो समाजवाद की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है समाजवाद की अवधारणा के बारे में उनके द्वारा। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है सर्वोदय संबंधी विचार। सर्वोदय मतलब सबका उदय। सबका उदय मतलब देखिए धर्म, जाति, लिंग इनके द्वारा बिना भेदभाव किए, ठीक है, जो ऊंचा तबका है, नीचा तबका है, जितने भी प्रकार के व्यक्ति है सबका यहाँ पे उदय या सबके विकास की बात यहाँ पे कही गई, यानी सर्वोदय का सिद्धांत। तो सर्वोदय का सिद्धांत महात्मा गांधी जी का था, ठीक है, और महात्मा गांधी से काफ़ी प्रेरित थे, और ये सर्वोदय संबंधी विचार इनके द्वारा दिए गए। यानी जयप्रकाश नारायण जो थे, महात्मा गांधी और जो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे उनका सर्वोदय का चरम लक्ष्य में एक प्रकार से काफ़ी विश्वास करते थे। सर्वोदय में उनका एक प्रकार से अभिप्राय था कि सभी लोगों के जीवन के जो है सभी क्षेत्र में कल्याण से था। सर्वोदय शब्द एक प्रकार से जो जॉन रस्किन है, जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू द लास्ट, ठीक है, तो इससे महात्मा गांधी ने किया था, और इस पुस्तक का सार जो था सबकी भलाई में ही सबकी भलाई है। ठीक है, महात्मा गांधी और विनोबा भावे के सर्वोदय से संबंधित विचारों को स्वीकारते हुए जयप्रकाश नारायण ने भी सबके कल्याण पर बल दिया। वे समाज के हर वर्ग, यानी जो निचला तबका हो, ऊंचा तबका हो, जितने भी प्रकार के जो समाज का हर वर्ग है उसको अच्छा बनाना वो चाहते थे। वे भारतीय समाज में समग्र क्रांति लाना चाहते थे ताकि भारतीय समाज का आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास हो सके। यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना के संबंध में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए भावुकता प्रधान योजना नहीं कही उसको, ठीक है, कोई भावुकता प्रधान योजना ना कहकर सामाजिक क्रांति का एक सुझाव उनको दिया। ठीक है, मूल रूप से सर्वोदय जो था समाजवादी दल के 80 कार्यक्रमों के लिए था। ठीक है, साथ साथ वर्ग विहीन एवं जाति विहीन समाजवाद का आदर्श भी सर्वोदय की धारणा में शामिल था। जैसे जैसे अगर बात करें जयप्रकाश नारायण गांधीवाद की तरह झुकते गए, तो यहाँ वैसे वैसे जो है उनकी समाजवादी अस्थायी सर्वोदय समाज की ओर झुकती चली गई। उन्होंने लिखा है, यदि हम हितों में विरोध प्रतीत होता है, मतलब यदि हमें जो है हितों में विरोध प्रतीत होता है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण धारणाएं और हमारा गलत आचरण है। यदि हम मानव हितों की एकता में विश्वास पैदा करें तो हम सर्वोदय की वास्तविकता के अधिक निकट पहुंचेंगे या पहुंच सकेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। सर्वोदय योजना की मान्यता के अनुसार देखें तो उसकी मान्यता में क्या निहित है? मानव की आत्मा पवित्र है और स्वतंत्रता, न्याय तथा बंधुत्व के आदर्शों को हम अधिक महत्व देना चाहिए। मतलब हमें अधिक महत्व देना चाहिए किसमें? स्वतंत्रता, न्याय तथा बंधुत्व के आदर्शों को। सर्वोदय एक जीवन व्यापी क्रांति है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में आमूल क्रांति लाना सर्वोदय का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा उसके द्वारा मतलब इसमें मान्यता दी गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मानना था कि शांतिपूर्ण व नैतिक साधनों द्वारा जो देश है उसमें सामाजिक व आर्थिक क्रांति लाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने लोगों को भूदान और जो ग्राम दान है और संपत्ति दान उसके लिए भी काफ़ी प्रेरित किया। उनका एक लक्ष्य था, उनका ध्येय था सर्वोदय समाज की स्थापना करना। उन्होंने सर्वोदय समाज में दलीय जो राजनीति है उसको कोई महत्व नहीं दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो सर्वोदय आंदोलन की सफलता के लिए उन्होंने नैतिक साधनों पर काफ़ी जोर दिया। उनका कहना था कि सर्वोदय समाज में जो मतलब ना केवल न्याय व समता के अवसर प्राप्त होंगे बल्कि एक ऐसी जनतंत्रीय व्यवस्था भी स्थापित होगी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित होगी। व्यक्ति अपनी शासन व्यवस्था का स्वयं निर्माण करेगा। यह व्यवस्था विकेंद्रीकृत होगी जिसमें ज़्यादा सत्ता व संसाधन जो है ग्राम सभा के पास होंगे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण जो स्पष्ट एक प्रकार से अगर देखें तो पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज संस्थाओं की तरफ उनका स्पष्ट संकेत था। उन्होंने आगे कहा है कि यह जो है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होगी
जिसमें सभी का कल्याण निहित होगा। और इस प्रकार अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक व आर्थिक विकेंद्रीकरण द्वारा सर्वोदय आंदोलन को सफल बनाने का एक प्रकार से सुझाव दिया। काफ़ी उनकी भूमिका यहाँ देखने को मिलती है ग्रामीण उत्थान के संबंध में। दूसरी चीज हमको देखने को मिलती है नेक्स्ट, राष्ट्रवादी संबंधी विचार हम देखें तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण सच्चे देशभक्त थे, ये तो हमको पता है। उन्होंने भारत की पराधीनता, मतलब जो एक प्रकार से गुलाम थे हम, उसको दूर करने के लिए बहुत अधिक वो चिंतित रहते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रवाद के महत्व को प्रतिपादित किया। उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना सामाजिक व आर्थिक कल्याण की योजना का कोई महत्व नहीं हो सकता। वे एक राष्ट्रवादी क्रांति थे और कई बार एक प्रकार से जेल भी गए इस संबंध में। उन्होंने राष्ट्रवाद के महत्व के बारे में कहा है, जब तक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होगा तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। और भारत में सांस्कृतिक एकता होते हुए भी हम देखें तो भारत में राजनीतिक एकता का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए भारत में जो है ब्रिटिश शासन द्वारा संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर अधिकार करने के बाद एक जो है सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता का उदय हुआ। ठीक है, लेकिन यह राजनीतिक एकता ऊपर से थोपी गई थी और इसके बाद अगर देखें तो इसके द्वारा राष्ट्रवाद की जो स्थापना वो नहीं हो सकती। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जब तक सारी जनता एकजुट नहीं होगी तब तक राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो सकता, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को धार्मिक जो अंधविश्वास है या धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र है उसकी ओर आगे आना चाहिए, नहीं धार्मिक अंधविश्वास से बाहर निकलकर एक प्रकार से बौद्धिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। उनका मानना था कि भारत जो है एकता की प्रक्रिया मूल रूप से बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जो जागरूकता उसकी प्रक्रिया है, इसलिए समस्त जनता को न्यायपूर्ण साधनों को अपनाकर एक प्रकार से अपना योगदान देना चाहिए। जो धार्मिक अंधविश्वास है, मतलब हमने देखे, उससे बाहर आना चाहिए व्यक्ति को, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की तरफ जो है अपनी भावनाओं को यहाँ पर लाना चाहिए। ठीक है, तभी हम जो है एक प्रकार से अच्छा मतलब एक प्रकार से राष्ट्रवाद की यहाँ स्थापना कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर देखें तो जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है उसको संकीर्ण न होकर एक प्रकार से व्यापक अवधारणा होना चाहिए। उनका राष्ट्रवाद समस्त मानव जाति के लिए कल्याण के लिए है, ऐसा माना जाता था। ठीक है, उनका राष्ट्रवाद जो था भारतीय सभ्यता संस्कृति के सर्वथा अनुरूप ही था और उनका राष्ट्रवाद महात्मा गांधी व रविन्द्रनाथ जो ठाकुर थे उनके मानवतावादी दृष्टिकोण पर भी आधारित था, जो समस्त मानव जाति को अपने में अंगीकार कर लेता है। फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले बात करें तो संसदीय लोकतंत्र का युग यहाँ देख सकते हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण का मानना था कि आधुनिक युग जो है कैसा है, संसदीय लोकतंत्र का युग है और इस लोकतंत्र में संविधान दलों और चुनावों का बहुत महत्व माना जाता है। लेकिन ये बातें तब तक अर्थहीन मानी जाती है जब तक जनता में नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक गुणों का विकास ना हो जाए। इसलिए इन्होंने जो है लोकतंत्र को दल विहीन या दलीय विहीन लोकतंत्र बनाने पर जोर दिया, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। उन्होंने लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली है उसको एक प्रकार से अस्वीकार किया है। इसके अलावा उनका मानना था कि हर चुनाव क्षेत्र में जो उम्मीदवार है उसकी जो संख्या है, मतलब जैसे अगर बात करें जो चुनाव क्षेत्र होते हैं उसमें उम्मीदवारों की संख्या का अधिक मतलब एक प्रकार से अधिक होने के कारण जो है मतों का बंटवारा हो जाता है। तो साधारण जो बहुमत वाली जो उम्मीदवार है वो विजेता घोषित कर दिया जाता है, जबकि भारी बहुमत वाले को यहाँ पे करना चाहिए विजेता, तो साधारण बहुमत वाले को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसलिए अल्पमतों से विजयी उम्मीदवार बहुमत का प्रतिनिधि नहीं हो सकता और अल्पमत के आधार पर बनी सरकार कभी भी लोकतंत्रीय सरकार नहीं बन सकती, ऐसा उनके द्वारा माना गया था। इस तरह संसदीय लोकतंत्र का आधार बड़ा ही संकुचित होता है। इसी तरह संसदीय लोकतंत्र में दलों की भूमिका भी नकारात्मक होती है और वे जनता से झूठे वादे करके वोट बटोरते हैं। बाद में अगर देखें तो राजनीतिक सत्ता पर वो जब स्थापित हो जाते हैं तो अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करने लगते हैं, उन्हें सार्वजनिक हितों से कोई भी मतलब नहीं होता। जयप्रकाश नारायण ने लिखा है कि राजनीतिक दलीय जो प्रणाली है उसमें जनता की जो स्थिति है वो भेड़ों की तरह है। भेड़ मतलब जो भेड़ बकरी वाला भेड़ होता है उसकी तरह होती है, जो निश्चित अवधि के पश्चात अपने लिए ग्वाला चुन लेती है। ऐसी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जो वो खुद बोलते थे कि उस स्वतंत्रता के दर्शन नहीं कर पाती जिसके लिए एक प्रकार से मैंने जो है तथा जनता ने एक प्रकार से संघर्ष किया है। आधुनिक राजनीतिक दल जो वास्तव में राजनीतिज्ञों का एक छोटा सा शक्तिशाली समूह है जो जनता के नाम पर शासन करता है और लोकतंत्र एवं स्वशासन का भ्रम फैलाकर स्वार्थपूर्ण कार्यों को पूरा करता है।
इसी के अलावा देखें तो इस कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता का ह्रास होता है। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जो राजनीतिक दल है उनकी भूमिका जो रहती है लोकतंत्र में, वो एक प्रकार की अभिशाप है, मतलब ऐसा उनके द्वारा बोला गया है। ये दल जो है समाज के नैतिक पतन का मुख्य कारण है और ये लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने की बजाय अनैतिक साधनों का प्रसार करते हैं और जनता को पथ से भ्रष्ट करते हैं, अपने मार्ग से भ्रष्ट करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए राजनीतिक दल ही उत्तरदायी यहाँ माने जाते हैं और ये राष्ट्रीय हितों का बलिदान देने से भी नहीं चूकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर देखें दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा पर भी उनका विचार हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह माना जाता है। कुछ और टॉपिक हम देखेंगे इसके अलावा। देखें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो थे संसदीय लोकतंत्र की एक प्रकार से हमेशा आलोचना की है और यहाँ पे अपना दल विहीन जो प्रजातंत्र है उसको एक प्रकार से उन्होंने आधार बनाया है। उनका विचार था कि आधुनिक लोकतंत्र में दलीय जो व्यवस्था इतनी प्रभावी हो गई है कि लोकतंत्र दल तंत्र बन गया है और मतलब जैसे भारत की बात करें तो बहुत सारे दल हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोई दल को अगर अल्पमत मिलते हैं तो सभी दलों का एक प्रकार से गठबंधन हो जाता है, कोएलिशन की गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाती है। तो ये भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और ये जो दलतंत्र थे राजनीतिक भ्रष्टाचार को फैलाते हैं और लोगों में फूट डालते हैं। इसकी जो औचित्यता है शक्तिपूर्ण साधनों में है, यह अनैतिक साधनों का प्रयोग करके प्रजातंत्र या जनतंत्र के वास्तविक अर्थ को दूषित कर रहा है। इसलिए जयप्रकाश नारायण के दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का मतलब उन्होंने प्रतिपादन किया। दल विहीन मतलब दल के अलावा जो है लोकतंत्र वो रहना चाहिए, दल के बगैर रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए उनके द्वारा कुछ सुझाव भी दिए हैं गए, जैसे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है एक प्रकार से लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उसको समाप्त किया जाए। सबसे पहली बात उनके द्वारा कही गई, चुनाव प्रणाली जो है समाप्त करके जनता द्वारा ग्राम स्तर से केंद्रीय स्तर तक के उम्मीदवारों का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाए। प्रत्येक गांव से जो है ग्राम सभा 2 सदस्य निर्वाचित करके मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई है उसके माध्यम से बात की जा रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता परिषद के पास भेजने, मतलब एक प्रकार से निचले लेवल से ऊपर लेवल तक जो है एक प्रकार से राजनीतिक जो दल है उनको समाप्त करके यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की बात कही गई है। दूसरा सुझाव इनके द्वारा किया गया है कि दलगत राजनीति से मुक्त सर्वोदय समाज की स्थापना की जाए। तीसरी चीज बोली गई है सभी दलों को एक प्रकार दलगत भावना का यहाँ पे अंत हो। इस प्रकार से बोलें तो दलों को सर्वोदय के रूप में कार्य करने के लिए शामिल करने के लिए यहाँ पे मतलब सर्वोदय के रूप में काम करने के लिए यहाँ पे शामिल किया जाए, आमंत्रित किया जाए, जिससे दलगत भावना का अंत हो सके। नेक्स्ट बोला गया है अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो वो अपने दल की जो है या दल से जो अपना नाता तोड़ लेना चाहिए, यानी कि बाद में वो है दलगत भावना से यहाँ पे जो है अपनी कार्यप्रणाली ना रखे। इसलिए जैसे ही उम्मीदवार यहाँ पे निर्वाचित होता है तो वो अपने दल से उसका नाता उसको तोड़ लेना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव थे दलविहीन लोकतंत्र के संबंध में किसके, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के। तो इस प्रकार जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण है उन्होंने दल विहीन प्रजातंत्र की स्थापना के लिए अपना व्यवहारिक कार्यक्रम सुझाया। इससे उनकी राजनीति के प्रति गहरी व दूरदर्शी सोच का पता चलता है। जैसे बात करें हम तो बाद में हमको 73वां 74वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है 1992 में, वो इसी का एक प्रकार से ये सुझाव के प्रति ही हम देख सकते हैं। उनका सुझाव जो था यहाँ पे परिणाम उसका देखने को मिलता है। उनका यह कथन जो सत्य है कि राजनीतिक दल ही सभी तरह की राजनीतिक समस्याओं की जड़ यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए समग्र क्रांति की अवधारणा के संबंध में उनका क्या विचार था। तो जयप्रकाश नारायण की जो राजनीतिक विचारधारा थी उसके विकास का एक अंतिम चरण उनकी समग्र या फिर संपूर्ण क्रांति की अवधारणा मानी जाती है। जैसे बात करें 1974 में इसकी उद्घोषणा उनके द्वारा की गई थी समग्र क्रांति की। उन्होंने पटना के अंतर्गत जो गांधी मैदान है उसमें संपूर्ण क्रांति को अपना चरम लक्ष्य घोषित किया। वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो शोषण व अत्याचार से मुक्त हो। उन्होंने संपूर्ण क्रांति के उद्घोष द्वारा जो है भारतीय समाज की एक प्रकार से जो सुप्त यानी कि सोई हुई जो आत्मा है उसको जगाने तथा सामाजिक ढांचा को बदलने का प्रयास किया। वे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में मानवीय जो चेतना है उसका महत्व समझते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज में जो है मूलभूत जो आध्यात्मिक मूल्य है उसकी फिर से स्थापना करने पर या पुनः स्थापना करने पर जोर दिया। वे भारत में एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हो, यानी किसी विशेष धर्म को राज्य द्वारा मान्यता ना दी गई हो। जैसे कि हमारे संविधान में ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, परंतु उसका कहाँ फॉलो होता है। ठीक है, आज भी हमको धर्म के अलावा यानी धर्मनिरपेक्ष जो हमारा जो है बेसिक चीज़ है प्रस्तावना में दी गई है उसको फॉलो कोई नहीं करता है। इसके अलावा वे एक प्रकार से एक स्वच्छ व कुशल प्रशासन के पक्षधर थे जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। वे शोषण रहित समाजवादी समाज की स्थापना के आतुर थे।
उनकी समग्र क्रांति का तात्कालिक लक्ष्य बढ़ती हुई महंगाई को रोकना था। उन्होंने इस क्रांति द्वारा सामाजिक भेदभाव समाप्त करके सच्चे समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। उनकी संपूर्ण का एक प्रकार से जो है संबंध राजनीतिक क्षेत्र से न होकर जीवन के अन्य क्षेत्रों से भी था। उनकी जो संपूर्ण क्रांति है एक प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक, वैचारिक और जो शैक्षिक और आध्यात्मिक है, टोटल प्रकार से अगर टोटल मिलाकर अगर देखें तो 7 क्रांतियों का मिश्रण उनकी जो है संपूर्ण क्रांति यहाँ मानी जाती है। कौन कौन सी? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक, वैचारिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक। और ये अवधारणा जो थी उनके सर्वोदय समाज, लोकतंत्रीय समाज तथा जो दलविहीन प्रजातंत्र है उस धारणाओं का एक प्रकार से विस्तार माना जाता है। इसके अलावा जो जयप्रकाश नारायण है उनकी समग्र क्रांति की अवधारणा एक प्रकार से व्यापक अवधारणा मानी जाती है, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रकार से सच्चे समाजवाद व सच्चे लोकतंत्र की स्थापना को अपना लक्ष्य को स्वीकार करती है। उनकी समग्र क्रांति की अवधारणा उस समय भारतीय जनता जो है उसमें एक प्रकार से इतनी लोकप्रिय हुई कि जो इंदिरा गांधी थी उनको आपातकाल लागू करके समग्र क्रांति के रूप में व्यापक जन आंदोलन को दबाने के लिए शक्ति का सहारा लेना पड़ा। जैसे उनका पद जो है खतरा में आ गया था 1975 के समय, तो 1975 से 77 के अंतर्गत अगर देखें तो हमको राष्ट्रीय आपातकाल देखने को मिलता है। तो ये बात करें हमने समग्र क्रांति की अवधारणा उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखें तो राज्य संबंधी विचार हम देख लेते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के। तो जयप्रकाश नारायण है जो थे उन्होंने एक प्रकार से गांधीवाद और मार्क्सवाद विचारधारा की तरह ही राज्य को एक प्रकार से आत्मरहित मशीन मानते थे। एक ऐसा यंत्र है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाता है। इसलिए उन्होंने एक प्रकार से राज्य को एक प्रकार से कम शक्तियाँ यानी राज्य विहीन ना बोलकर कम शक्तियाँ देने की बात कही गई है। उन्होंने कल्याणकारी राज्य की धारणा को भी नौकरशाही हितों का पोषक बताया है। उनका कहना था कि कल्याणकारी राज्य के नाम पर नौकरशाही जनता के कल्याण की योजना का अधिकतम हिस्सा जो है अपने आप में भर लेते या डकार जाती है। ठीक है, उन्होंने मार्क्स के राज्य के लुप्त होने के विचार का भी एक प्रकार से खंडन किया है, इसलिए उसका अस्तित्व रहना भी एक प्रकार से जरूरी है, मतलब राज्य को समाप्त भी नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका मानना था। गांधी जी की तरह भी उनका विचार था, यानी गांधी जी क्या मानते थे कि राज्य को कम से कम शक्तियाँ सौंपने के पक्ष में थे, उसी प्रकार ये भी ऐसे ही थे। इन्होंने कहा है कि मुझे ना तो पहले विश्वास था और ना अब है, राज्य पूर्ण रूप से तभी कभी लुप्त हो जाएगा, ठीक है, परंतु मुझे यह विश्वास है कि राज्य के कार्यक्षेत्र को जहां तक संभव हो घटाने में प्रयास करना हमारा एक प्रकार से उद्देश्य होना चाहिए। ये प्रयास था राज्य संबंधी विचार, ठीक है, ऐसा हम देख सकते हैं। फिर बात करें केंद्रीय तथा विकेंद्रीकरण की, तो जयप्रकाश नारायण ने केंद्रीकरण की काफ़ी आलोचना की है, ठीक है, बहुत जम के आलोचना की। यहाँ पे उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक जो है दोनों क्षेत्रों में केंद्रीकरण को गलत बताया है। राजनीतिक शक्ति के किसी एक भी एक प्रकार से या गिने चुने जो लोग हैं उसके पास एकत्रित हो जाने से जनता के हितों की अनदेखी होती है। नौकरशाही का व्यवहार जो है एक प्रकार से अगर देखें तो जो ठाकुरों जैसा होता है। इसी तरह अगर बात करें उत्पादन के जो साधन है उस पर केंद्रीकरण होने से क्या होता है, केंद्रीकरण मतलब किसी मतलब पर्टिकुलर किसी एक के हाथ में सत्ता देखने को मिलती है, तो यहाँ पूंजीवाद को बढ़ावा देखने को मिलता है। इसलिए जो जयप्रकाश नारायण है उन्होंने राजनीतिक सत्ता व आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। उनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता जनता के पास होनी चाहिए और राजनीतिक शक्ति के विभाजन एक प्रकार से निम्न स्तर से उच्च स्तर तक होना चाहिए, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक जाना चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो निचले लेवल पर सुझाव जाए और ऊपर तक। यहाँ पर जैसे आज की डेट में हम नीति आयोग देख सकते हैं, पहले योजना आयोग था जिसमें ऊपर से नीचे की ओर चलते थे, परंतु नीति आयोग में नीचे से ऊपर की ओर चलता है। तो ये एक प्रकार से विकेंद्रीकरण हमको देखने को मिलता है शक्ति का, सत्ता का। उसी प्रकार पंचायतों के यहाँ पे अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए तो यहाँ पे केंद्रीकरण रुक जाएगा और जनता स्वयं जो है अपनी शासक होगी। उनका विश्वास था कि यह केंद्रीकरण जो है विकेंद्रीकरण स्वराज को सच्चे अर्थों में प्राप्त कर सकेगा, यानी केंद्रीकरण से काफ़ी नुकसान यहाँ देखने को मिला। उन्होंने विकेंद्रीकरण की बात कही गई। इसी तरह उन्होंने जो है आर्थिक जो विकेंद्रीकरण है उसका समर्थन किया और उन्होंने बड़े पैमाने के उद्योगों की बजाय कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया और इससे ग्रामीण जीवन जो है स्वावलंबी यानी अपने आप पर जो है आत्मनिर्भर बनेंगे और सर्वोदय का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस प्रकार अगर देखें तो जयप्रकाश नारायण जो थे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए उन्होंने एक प्रकार से राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर जो है अपना बल दिया। फिर पंचायती राज संबंधी जो विचार है उनके संबंध में कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए जो जयप्रकाश नारायण थे उनकी विकेंद्रीकरण की अवधारणा का सीधा लक्ष्य जो है पंचायती राज की स्थापना करना था। उन्होंने राजनीतिक विकेंद्रीकरण को व्यवहारिक रूप देने के लिए
स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने पर बल दिया, जो कि आज की डेट में हमको दिखता है यहाँ पे संविधान में इनके संबंध में जो प्रावधान भी देखने को मिलते हैं। 73वां 74वां संविधान संशोधन भाग 9 देखने को मिलता है, भाग 9A देखने को मिलता है, 2 यहाँ देखने को मिलता है, साथ में सहकारी समितियाँ भी आपको देखने को मिलती है भाग 9B। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण मतलब यहाँ पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण को व्यवहारिक रूप देने के लिए जो है स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने पर बल दिया। उनका मानना था कि भारत को आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं का हल जो है एक प्रकार से पंचायती राज के द्वारा ही संभव माना गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में सभी जो है वयस्क जो स्त्री पुरुष है मिलकर अपनी कार्यपालिका का निर्माण करेंगे और ग्राम सभा के ऊपर एक ब्लॉक समिति होगी जो कई गांव है उनसे मिलकर बनेगी। ऊपर उसके जिला परिषद होगी, जैसे कि आज की डेट में हमको इसी का जो है साकार रूप देखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि इस प्रक्रिया में कुछ बाधा है, परंतु फिर भी हम उनको एक प्रकार से शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों की नौकरशाही जो है उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार होगा। आर्थिक क्षेत्र में भी जो पंचायतें हैं वो स्वावलंबी होगी। इस तरह पंचायती राज संस्थाएं जो है देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में अपना बहुमूल्य योगदान यहाँ पर दे सकेगी। तो ये सारी चीज़ हमको इनके द्वारा देखने को मिलती है। तो चलिए 2 चीज़ और देख लेते हैं, फिर इनके जो है राजनीतिक विचार यहाँ पे जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो देखते हैं हमको स्वतंत्रता संबंधी भी विचार यहाँ देखने को मिलते हैं। तो जयप्रकाश नारायण का जो मानवीय स्वतंत्रता है उस पर गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि वही शासन प्रणाली सर्वोत्तम है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाए, उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाए। जिस शासन प्रणाली में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाती है वह शासन प्रणाली कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक स्वतंत्रता पर भी जोर दिया, यानी कि सभी स्वतंत्रताएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित है और सभी स्वतंत्रताएं एक प्रकार से जरूरी है। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक व सामाजिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। मतलब स्वतंत्रता जो है व्यक्ति के सभी रूप से एक अगर देखें तो व्यक्तित्व के विकास में काफ़ी आवश्यक मानी जाती है। दूसरी चीज़ अन्य राजनीतिक विचार अगर देखें तो जयप्रकाश नारायण ने कुछ अन्य राजनीतिक विचारों का भी प्रतिपादन किया। जैसे अगर बात करें राजनीति और नैतिकता जो है, राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़कर उनका एक प्रकार से आध्यात्मिकरण पर उन्होंने बल दिया। ठीक है, उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति जो है जन कल्याण का साधन कभी नहीं बन सकती। इसी तरह जो उन्होंने जो है साधन और साध्य की पवित्रता पर भी बल दिया। जैसे महात्मा गांधी ने बोला था उसी प्रकार इनका भी मानना था साधन और साध्य, अगर साधन सही होगा, साधन पवित्र होगा तो साध्य खुद ब खुद पवित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं हम, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए भारतीय समाज का नैतिक पतन इसलिए हुआ, मतलब यहाँ पे देखें कि मतलब उनके द्वारा कहा गया कि भारतीय समाज का नैतिक पतन इसलिए हुआ कि भारतीय राजनीति नैतिकता पर आधारित नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज़ उनके द्वारा कही गई। तो ये हम देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखें निष्कर्ष के रूप में हम क्या बोल सकते हैं, जो जितने भी हमने विचार पढ़े हैं ऊपर, तो राजनीतिक जो उपरोक्त राजनीतिक विचार उसका अध्ययन करने के बाद हम बोल सकते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण थे एक राजनीतिक दार्शनिक होने के साथ साथ एक सामाजिक दार्शनिक भी थे। उनका आदर्श एक प्रकार से भारतीय समाज का पुनर्निर्माण करना था। उन्होंने जीवन भर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर समाज के सर्वांगीण विकास का रास्ता तैयार किया। लेकिन फिर भी अनेक विद्वानों ने एक प्रकार से उनके जो राजनीतिक विचार है उनको आदर्शवाद की संज्ञा देकर पल्ला झाड़ लिया, यानी कि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। यदि निष्पक्ष तौर पर हम विचार करें, इन पर मूल्यांकन करें, तो एक प्रकार से उनके जो विचार है एक जो है देशभक्त और सच्चे राष्ट्रवादी विचारक के रूप में एक प्रकार से देखने को मिलते हैं। यदि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी का राजनीतिक चिंतन भी एक प्रकार से राजनीतिक चिंतन में कोई महत्व है तो उनका महत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, जीवन भर जो है एक प्रकार से परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत रहे और सच्चे राष्ट्रवादी विचारक थे वो। ठीक है, जो एक प्रकार से प्रोफेसर विमल प्रसाद है उनके द्वारा कहा गया है कि अगर भारतीय राजनीतिक चिंतकों में सबसे महान की अगर बात करें तो उन्होंने सबसे महान राजनीतिक चिंतकों में किसको माना है, जयप्रकाश नारायण को माना है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं मृत्यु। तो हमने देख लिए थे पटना में, बिहार में उनका जन्म हुआ था और यहीं पे हम देख सकते हैं 8 अक्टूबर 1979 को उनकी मृत्यु देखने को मिलती है। किसकी, जयप्रकाश नारायण की। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है एक प्रकार से सभी से उन्नति की बात करते थे और भी ऊंच नीच की भेद की भावना करते थे। इसी के बाद हम देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण जो है मतलब मृत्यु के पहले तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन में भी भाग लिया था और उनकी पत्नी की जो मृत्यु है हमको देखने को मिलती है 1973 में।
तो काफ़ी झटका लगा था उनकी पत्नी के मरने के पश्चात, यानी कि उनकी मृत्यु के पश्चात, और इसके बावजूद भी वो है देश की सेवा में लग रहा है और एक बहादुर सिपाही की तरह काम करते रहे। तो यहाँ हम इनकी जो है मृत्यु की देख लेते हैं, हमने देख लिया। भारत रत्न भी इनको मिला। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको भारत रत्न देखने को मिलता है 1998 में ये देखने को मिलता है मरणोपरांत स्वतंत्रता के लिए। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना की गई थी 2 जनवरी 1954 को कैटेगरी भारत रत्न के अंतर्गत, और टोटल अभी तक 48 लोगों को मिला है, लास्ट 2019 में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हमने देखे हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़े हैं, ताकि हमारा जो है कंप्लीट यहाँ पे रिव्यू हो जाए। तो हमने पढ़े हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और एक प्रकार के भारतीय राजनीतिक की श्रेणी में ये आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, परिचय हमने देखे कुछ। इसके बाद हमने उनकी शिक्षा के बारे में देखा, स्वतंत्रता संग्राम में कैसे भाग लिया उन्होंने, कैसे उनके मन में आत्मज्ञान हुआ, ठीक है। योगदान देख लिए हमने, जनता पार्टी का निर्माण। इसके बाद जेपी आंदोलन है, जनता पार्टी के निर्माण से संबंधित 1977 का जो आम चुनाव, उसमें काफ़ी विजय हासिल होती है। कर्मयोगी व्यक्ति थे, जो यहाँ संस्कृत का श्लोक है इसको काफ़ी फॉलो किया, सबको मानने की बात कही यहाँ पे। राजनीतिक विचार में हमने देखे समाजवाद की अवधारणा, सर्वोदय संबंधी विचार, राष्ट्रवादी संबंधी विचार। इसके अलावा हमने देखे आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा, दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा, समग्र क्रांति की अवधारणा। इसके बाद हमने देखे राज्य संबंधी विचार, केंद्रीय तथा विकेंद्रीकरण, पंचायती राज संबंधी विचार, इसके अलावा जो है स्वतंत्रता संबंधी विचार और अन्य राजनीतिक विचार। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। भारत रत्न भी उनको मिला मरणोपरांत के पश्चात, मरणोपरांत, ठीक है, मरने के पश्चात। तो यहाँ देखिए आप जो है अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसी के जस्ट नीचे आपको एक और लिंक मिलेगी उत्तर लेखन की। उत्तर लेखन यानी कि जैसे कि आपको पता है अगर एमपीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा बिना आंसर राइटिंग के आपका जो है परीक्षा एक प्रकार से तैयारी है व्यर्थ मानी जाती है। तो आपको वहाँ डेली की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो जो भी व्यक्ति एमपीपीएससी की तैयारी सीरियसली कर रहा है तो उत्तर लेखन में ज्वाइन करे और डेली की डेली जो है उत्तर आप लिखें। हमारे द्वारा उसका रिव्यू किया जाता है प्रतिदिन, और आपकी जो है गलतियों को यहाँ पर सुधराया जाता है, ठीक है, प्रतिदिन। तो आपके लिए काफ़ी फायदे की चीज़ है, तो आप इस प्रकार चल सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप जो है पसंद आया तो आप लाइक भी करते चले साथ साथ में, ठीक है, और शेयर करना जरूरी है। शेयर करोगे तो आप जैसे ही दूसरे लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होते चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चलना है, और कुछ सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपके सुझाव उचित होंगे तो हम उस सुझाव को जरूर अप्लाई करेंगे। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी पिछले भी जितने सुझाव आए हैं वो हम यहाँ पे इम्प्रूव करते चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 5 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।